हेलो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना के जो पिछले मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें हमने परमाणु संरचना के काफ़ी सारे सिद्धांतों का जो है पढ़ लिया है उनको। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि परमाणु के अंदर कौन कौन से मूलभूत कण उपस्थित होते हैं, उन कणों के आवेश द्रव्यमान की स्थिति क्या है। उसके बाद फिर हमने परमाणु की संरचना के जो अलग अलग मॉडल्स हैं उन मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। डाल्टन की थ्योरी थी, थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसके बाद आपके रदरफोर्ड का था जिसमें नाभिक की खोज हुई। बोर मॉडल से किसी भी कक्ष की त्रिज्या निकालना, ऊर्जा निकालना, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग पता करना, ये चीज़ें हमने बोर मॉडल में पढ़ी। फिर सोमरफील्ड आता है जिसने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन के जो घूमने का पथ होता है वो वृत्ताकार हो, ये आवश्यक नहीं है। वो पथ कैसा हो सकता है? दीर्घ वृत्ताकार। उपकोषों की खोज की सोमरफील्ड ने। इसके बाद फिर हमने श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब इसमें अगला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो है कक्षकों की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर में हमने NL, MS 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, आपके चुंबकीय और चक्रण क्वांटम संख्या। सुनिए, उसके हिसाब से हमें पता चला कि जो कक्षक होते हैं ना, उपकोष जो होते हैं वो उपकोष 4 होते हैं। कौन कौन से? S, P, D, F, ये 4 उपकोष होते हैं। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इनमें मैं एक एक उपकोष में उपस्थित कक्षकों की जो संरचना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा है नोड के बारे में। नोड का मीन्स नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर इन नोड्स की, नोडल प्लेन्स और नोडल सरफेस की क्या स्थिति है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एस कक्षक की। जो आपका एस ऑर्बिटल है, इस एस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर जो होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी? गोलाकार संरचना होती है। और गोलाकार संरचना होने की वजह से ये सममित होता है, सिमेट्रिकल होता है। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक है। और कैसा है? सममित है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी है? गोलाकार होती है। इसके बाद ये नाभिक के तुरंत बाद जो कक्षक आएगा ये 1s है। 2s कहाँ आएगा? 2s आएगा इस 1s के बाद। थ्री एस कहाँ आएगा? 3s 2s के बाद आएगा। मैं समझाना चाह रहा हूं वो क्या आपको, साई स्क्वायर के बारे में बताया था श्रोडिंगर में। साई स्क्वायर ये बताता है कि किसी परमाणु में किसी स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कितनी है। 1s और नाभिक के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है, लेकिन 1s और 2s के बीच में एक स्थान है जहां साई स्क्वायर का मान 0 होगा। 2s और 3s के बीच में एक स्थान है जहां साई स्क्वायर का मान क्या होगा? 0। इट मींस there are places between 1s and 2s and 3s orbitals where value of psi square is 0, means electron finding probabilities are 0। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, यहां नहीं मिल सकता, इस जगह पे नहीं मिलेगा, इस जगह पे नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ इसका कि 1s कक्षक के लिए कोई नोड नहीं होता। 1s कक्षक के लिए कोई नोड नहीं होता। 2s के लिए 1 होगा, 3s के लिए 2 होंगे, 4s के लिए 1 2 3 3 होंगे। यानी s कक्षक के लिए नोडों की संख्या जो होती है वो नोडों की संख्या होती है n-1। 1s के लिए 0, 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, 4s के लिए 3, 5s के लिए 4। s कक्षक आपके पहले कोष से प्रारंभ हो जाता है। पहले कोष में केवल s मिलता है, तो इसको प्रदर्शित 1s से करते हैं। 1s से स्टार्ट हो जाता है, पहले कोष से ही प्रारंभ हो जाता है। अदिशात्मक है, स्फेरिकल है, सभी डायरेक्शंस में सेम है, सिमेट्रिकल है, सममित है। तो ये सामान्य जानकारी एस कक्षक के बारे में है। एस कक्षक अदिशात्मक होने की वजह से
बेटर शील्डिंग प्रोवाइड करता है। इसकी जो क्या कहते हैं, शील्डिंग का अर्थ होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला प्रतिकर्षण, जिसको क्या नाम होता है इसका, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिरक्षण। जो S कक्षक है उस S कक्षक का परिरक्षण जो होता है, शील्डिंग जो है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला रिपल्शन, वो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये अदिशात्मक है। ये बात हुई S कक्षक के बारे में। इसके बाद अगला आता है P कक्षक, P ऑर्बिटल। दोस्तों जो P कक्षक है ये दूसरे कोश से प्रारंभ होता है, तो अपन 2p लिखेंगे सबसे पहला, 2p लिखेंगे सबसे पहला, 1p नहीं होता। पहले कोश में केवल S होगा। जो P है वो कहां से प्रारंभ है? दूसरे कोश से प्रारंभ है। तो 2p 3p इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी संरचना होती है डंबलाकार, डंबल जैसा होता है, और दिशात्मक है, डायरेक्शनल है। P कक्षक के बारे में कि भाई ये दूसरे कोश से प्रारंभ होगा, इसकी आकृति डंबल जैसी होती है और ये कैसा होता है? दिशात्मक। अच्छा, हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं। P के लिए जो L होता है उसकी वैल्यू कितनी है? 1, और L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यूज क्या होंगी? -1, 0 और +1। इसका मतलब कितने अभिविन्यास मिलते हैं? 3। P में 3 कक्षक मिल सकते हैं, 3 अभिविन्यास मिल सकते हैं, जिनके नाम क्या होते हैं? इनके नाम होते हैं px, py और pz। तो P कक्षक की 3 पॉसिबिलिटीज होती है, 3 अभिविन्यास होते हैं, जिन अभिविन्यासों के नाम क्या हैं? px, py और pz। इसके बाद दोस्तों हमें P कक्षक के जो अभिविन्यास हैं उनको बनाना आना चाहिए। बहुत सरल है। एक डंबल है, वो डंबल x अक्ष पर है या y अक्ष पर है या z अक्ष पर है, उसके आधार पर हमने 3 कक्षक बना रखे हैं P में। यदि जो डंबल है वो x अक्ष पर है तो नाम क्या होगा? px। वही डंबल अगर y अक्ष पर है तो नाम होगा py, और अगर डंबल z अक्ष पर है, ये डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये डंबल कहां है? x अक्ष पर, इसका नाम है px। इस डंबल की जो 2 लोब्स होती हैं, इन दोनों लोब्स के लिए ध्यान रखें, इस डंबल की इन दोनों लोब्स के लिए इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना दोनों में बराबर होती है। और इस डंबलाकार संरचना में एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन बनता है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा काल्पनिक तल बनता है। ऐसे समझिए कि ये P कक्षक है, ये डंबलाकार संरचना है। एक लोब इसकी इस तरफ है, एक लोब इस तरफ है, तो बाइलोबल स्ट्रक्चर हो गई आपकी डंबलाकार स्ट्रक्चर। अब इस डंबलाकार संरचना के अंदर x अक्ष पर, माना ये px है, x अक्ष पर है, तो इस लोब में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना जितनी है उतनी ही संभावना इस लोब के अंदर है। लेकिन इन दोनों लोब्स के बीच का ये प्लेन, ये वाला तल, इस तल में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। x पर मिलेगा इधर या इधर, दोनों तरफ बराबर है, लेकिन इस तल में नहीं मिल सकता। और इस तल का अर्थ क्या हुआ? इसमें y अक्ष भी आ गया और z अक्ष भी आ गया। तो अगर ये px कक्षक है तो इसका इलेक्ट्रॉन y अक्ष पर या फिर z अक्ष पर नहीं मिल सकता। तो इसके लिए नोडीय तल जो होता है वो क्या होता है? नोडीय तल, डंबलाकार कक्षकों के मध्य का वो तल जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं है, वो नोडीय तल कहलाता है। तो इसके लिए नोडीय तल 1 होता है और उसका नाम क्या होता है? yz। इसी तरह से अगर ये डंबल y अक्ष पर है, कक्षक का नाम क्या हो गया? py, और इसके लिए नोडीय तल क्या होगा? अब y अक्ष पर है डंबल, तो उसका इलेक्ट्रॉन y अक्ष पर ही मिल सकता है, x या z अक्ष पर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए नोडीय तल कौन सा होगा? y के लिए xz या zx। और अगर ये डंबल आपका z अक्ष पर है तो कक्षक का नाम pz हो जाएगा,
और इस कक्षक के लिए नोडीय तल क्या होगा, z के लिए क्या होगा, xy। तो प्रत्येक p कक्षक के लिए एक नोडीय तल होता है, px के लिए yz, py के लिए xz और pz के लिए xy। डंबलाकार संरचना है, दूसरे कोष से प्रारंभ होता है, दिशात्मक है और 3 इसके अभिविन्यास पॉसिबल हैं जिनके नाम है px, py और pz। इसके बाद लास्ट जो अपनी ऑर्बिटल आती है f कक्षक के बारे में सिर्फ इतना जान लें आप कि f कक्षक की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, त्रिविमीय संरचना है, बोर्ड पे बनाने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, उसको बनती नहीं है, और उसके 7 अभिविन्यास होते हैं जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। ये स्थिति हुई p कक्षकों की। अब आते हैं आपके d कक्षक। जो d कक्षक है उसकी द्विडंबलाकार संरचना होती है, डबल डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर। डी कक्षक द्विडंबलाकार संरचना वाले होते हैं और पहली चीज इनकी संरचना कैसी है, द्विडंबलाकार डबल डंबल शेप्ड होते हैं। इसके लिए L की वैल्यू क्वांटम नंबर L D के लिए कितना होता है, 2। तो M की वैल्यू क्या होंगी, +-2 +-1 और 0, 2 और 2 4 और 1 5, टोटल M की वैल्यूज होंगी। तो इसके 5 अभिविन्यास होते हैं, 5 ओरिएंटेशंस, और वो 5 अभिविन्यासों की संरचना बनाए। अगर डंबल आपके x और y अक्ष के मध्य उपस्थित है इस तरह से, तो कक्षक का नाम क्या होगा, dxy। अगर x और y अक्ष के बीच में, बच्चे कुछ जो 2 हैं जिनमें डंबल बीच में मिलते हैं उनके नाम होते हैं dyz और dzx। कैसे, अगर डंबल y और z एक्सिस के बीच में है तो dyz, और अगर डंबल z और x एक्सिस के बीच में है तो dzx। 3 अभिविन्यास तो d के ऐसे होते हैं जिनमें डंबल बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, dxy, dyz और dzx। dxy के लिए ये दोनों नोडल प्लेन होते हैं, 2 नोडल प्लेन होते हैं भैया। नोडीय तल कितने होते हैं, 2। xy के लिए yz और zx, yz के लिए xy और zx, और zx के लिए xy और yz। तो आपके नोडल प्लेन्स जो होते हैं वो नोडल प्लेन्स डी कक्षक के जो 3 अभिविन्यास मैंने आपको बताए जिनमें डंबल बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, dxy, dyz और dzx, इनमें इसके लिए ये दोनों प्लेन नोडल होंगे, इसके लिए ये दोनों, और लास्ट वाले के लिए पहले दोनों नोडल होते हैं। dx² y² कक्षक में डंबल x और y एक्सिस पर ही प्रेजेंट होता है। और दोस्तों क्योंकि 2 एक्सिस घेर रखे हैं डंबल ने, इसलिए इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं बन सकता जो इसके लिए नोडल हो। तो याद रखें, इसके लिए नोडल प्लेन नहीं होता dx² y² के लिए। और dz² में क्या स्थिति है, एक डंबल z एक्सिस पर रहता है और दूसरा डंबल उसके अराउंड रिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, ये dz² है। अब एक डंबल तो z एक्सिस पर है और दूसरे ने उसके अराउंड रिंग बना ली, तो उसमें भी कोई ऐसा प्लेन नहीं बनता जो नोडल हो। तो d ऑर्बिटल में 5 आपके ओरिएंटेशंस हैं, ये 3 जिनमें डंबल बिटवीन एक्सिस रहते हैं, ये तीनों मिलकर के T2G का सेट बनाते हैं जब स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, और इन दोनों से EG सेट बनता है जिनमें डंबल ऑन द एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्थिति हुई किसकी, डी कक्षकों की। अब अंतिम बिंदु रह गया है जो है आपका
अफबाउ प्रिंसिपल। ये अफबाउ प्रिंसिपल जो है ये किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यदि आप किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन भरने के लिए क्या ऑर्डर फॉलो करना है, ये अफबाउ प्रिंसिपल में आता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, ऑर्बिटल्स में, उनको भरने के लिए जो जो रूल्स हैं वो आपके एक प्रिंसिपल, कंबाइंड प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। या अफबाउ सिद्धांत। इसमें 3-4 चीजें बताई जाती हैं। जैसे एक इसमें सबसे पहला आता है पाउली का अपवर्जन नियम। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। दोस्तों ये जो अफबाउ का प्रिंसिपल बनता है, ये अफबाउ प्रिंसिपल 3-4 प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके बना है। 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला आता है पाउली का अपवर्जन। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, लेकिन उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो स्पिन क्या होना चाहिए, वो स्पिन अपोजिट होना चाहिए। किसी भी परमाणु के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक कक्षक में भरे हुए, उन दोनों कक्षकों का चक्रण समान नहीं होगा, स्पिन समान नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन हम 2 ऐसे भरना चाहें ऐसे, तो ये बिल्कुल गलत है। आप 2 इलेक्ट्रॉन भरिए एक ऑर्बिटल के अंदर, और जो 2 इलेक्ट्रॉन आप भर रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होना चाहिए, स्पिन अपोजिट होना चाहिए। वजह, इलेक्ट्रॉन के घूमने से इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर इन दोनों के चक्रण की दिशा समान होगी तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी समान होंगे, और जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, रिपल्शन लगेगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर इन दोनों के चक्रण विपरीत हैं तो विपरीत चक्रण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो भी अपोजिट होंगे तो एटम जो है वो स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी के लिए ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन दोनों के स्पिन, चक्रण अपोजिट होने चाहिए। दूसरी बात, किसी भी परमाणु में, किसी एक इंडिविजुअल एटम की बात करें, किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो क्या कहता है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम जो सेम हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। माना ये 3s ऑर्बिटल है और मैं इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स लिखूं तो इसका आएगा आपके थर्ड शेल है 3, s उपकोष है 0, m 0 और s क्या आएगा +½ जबकि इसके ये 3 सेम होंगे तब भी लास्ट वाला क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। पाउली ये कहता है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एग्जैक्टली सेम एड्रेस नहीं हो सकते एटम के अंदर, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो उसको उसने बताया कि 4 जो क्वांटम संख्याएं हैं उनमें से मैक्सिमम 3 सेम हो सकती हैं, कम से कम एक क्वांटम संख्या तो अलग होगी। ये आपके पाउली का नियम है जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। दूसरी चीज, हुंड का नियम। ये कहलाता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम या बहुलकता का नियम, कुछ ऐसा बोलते हैं इसको, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ये जो हुंड का नियम है ये क्या कहता है कि जब आप बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करें ये तो पाउली ने बता दिया
कि भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरिए और उन 2 का स्पिन अपोजिट रखना है। ये बात हुंड भी कहता है। उसने क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया कि 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं इन्हीं 2 और इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब हम बात करें आगे हुंड रूल की। तो जैसे हमें विन्यास दिया गया है P4, तो मैं इसको 2 तरीके से भरना चाहूं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो इनमें से ये गलत है और ये सही है, ये हुंड ने बताया। हुंड ये कहता है कि जब आप इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरें, ये समान ऊर्जा के कक्षक हैं, इनको समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। दीज आर इक्वल इन एनर्जी। जब आप बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरें तो सबसे पहले आप प्रत्येक कक्षक के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जब सभी कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर जाएगा उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। तो आपको ये नहीं करना कि पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा चौथा ना, पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें से चौथा यहां जाएगा। और एक चीज और कि जरूरी नहीं है कि चौथा हम इसी में भरें। ट्रेंड ये है, तरीका ये है कि हम जनरली इसी पहले से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं पेयरिंग यहां से करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की एनर्जी बराबर है, तो पेयरिंग भी किसी में पहले हो सकती है सामान्यतः। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, सामान्यतः पेयरिंग जो होती है वो PZ में सबसे पहले होती है। P कक्षकों में PZ में पेयरिंग सामान्यतः सबसे पहले होती है। इस चीज को ध्यान रखें आप। चलिए इसके बाद जैसे D5 विन्यास है, उसको भरना है अपन को दोनों में। तो 1 2 3 4 5 ये तरीका बिल्कुल गलत है। कैसे भरना है आपको? 1 2 3 4 5। अगर बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो पहले सभी में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर दें, और जब सब में एक एक आ जाए उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन्स की क्या करनी है? पेयरिंग स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज इसी में एक एक्सप्लेनेशन और है कि जो आधे भरे हुए हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, और पूरे भरे हुए कंप्लीटली फिल्ड, आधे भरे और पूर्ण भरे जो कक्षक हैं उनका स्थायित्व अपूर्ण यानी पार्शियली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनसे ज्यादा रहता है। आधे भरे हुए कक्षक, ठीक आधे भरे हुए और बिल्कुल पूरे भरे हुए कक्षक, कंप्लीटली फिल्ड, उनकी स्टेबिलिटी पार्शियली फिल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। कारण यह है कि जैसे P2 और P3, इनमें से आधा भरा कौन है? आधा भरा है P3, ये ज्यादा स्थायी होगा। आधे भरे का पहले रीजन बता रहा हूं मैं आपको हाफ फील्ड का, कि आधा भरा क्यों ज्यादा स्थायी होता है। ये P2 और ये P3 है, यहां एक्सचेंज या विनिमय जो है वो स्थायित्व को निर्धारित करता है। कोई इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, अपनी स्थिति का विनिमय कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ कर सकता है, उतना ही ज्यादा वो स्थायी रहेगा। तो यहां केवल एक विनिमय हो सकता है। भाई ऊर्जा बराबर है इन कक्षकों की, तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, यहां केवल एक हो सकती है। यहाँ पहले की दूसरे से, पहले की तीसरे से और दूसरे की तीसरी से, यानी कि यहाँ पर एक एक्सचेंज और यहाँ पर कितने? 3 एक्सचेंज पॉसिबल है। जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ये बात हुई किसके लिए? आधे भरे कक्षक के लिए। अब बात करें पूरे भरे की। किसी परमाणु में अगर पूरा भरा हुआ है कक्षक या आपका उपकोष, जैसे D10 और D9 की बात करें, तो ये ज्यादा स्टेबल है। जितने ज्यादा पेयर्स होते हैं, पेयरिंग एनर्जी उतनी ही ज्यादा उसमें से रिलीव हो चुकी होगी, उसकी ऊर्जा उतनी ही कम हो चुकी होगी और वो उतना ही ज्यादा स्थायी रहेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा युग्म बने हुए होंगे स्थायित्व तो परमाणु का उतना ही ज्यादा रहता है। तो आधे भरे और पूरे भरे जो कक्षक हैं वो अपूर्ण भरे हुए कक्षक, अपूर्ण का मतलब हुआ जैसे D9 है या P2 है या P4 है, इस तरह के कक्षकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। P3 P2 से भी ज्यादा स्थायी है और P4 से भी ज्यादा स्थायी है। तो आधे भरे जो हैं उनका स्थायित्व
और पूरे भरे का स्थायित्व तो अपूर्ण भरे से ज्यादा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो पूर्ण भरा सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ये स्थिति आपके हुंड के रूल की है और अर्ध और पूर्ण भरे कक्षकों के स्थायित्व की है। अंतिम नियम, अंतिम नियम है N+L नियम, N+L रूल। ये क्या कहता है कि जब आप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें भरिए जिसमें N+L का मान सबसे कम हो। N+L का मान कम हो, इलेक्ट्रॉन उसमें भरना है पहले। और यदि किन्हीं दो के लिए N+L बराबर हैं, उस केस में अगर किन्हीं दो के लिए N+L का मान बराबर है तो उस केस में जिसका N का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। दो सिंपल से स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरिए जिसके लिए N+L का मान कम हो, और यदि N+L बराबर, पहले तो N+L ही देखना है, जिसका कम है उसमें भरना है पहले। लेकिन यदि N+L बराबर है किन्हीं दो के लिए तो उस कंडीशन में उसमें भरना है जिसमें N कम हो। आपसे पूछा जाए कि भैया 3D और 4P और 4S, 4F, 7S, 5P, 6D और 6S, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये पहला क्वेश्चन कि इनमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में आएगा, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में। 3D इनके लिए N, L और N+L कैलकुलेट करिए। तीसरा कोष है N 3 है, 4 है और यहां 4 है। कोष तीसरा, चौथा है। उपकोष D के लिए 2, P के लिए 1, S के लिए 0। 3 और 2 कितने हो गए? 5, 4 और 1 5, 4 और 0 4। मैंने इन तीनों के लिए N, L और N+L पता कर लिया। तो बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s में। सबसे पहले किस में जाएगा? 4s में, क्योंकि N+L सबसे कम है इसका। इन दोनों के N+L बराबर है। N+L इसका भी 3 + 2 5 है। तीसरा कोष और D उपकोष है, D का L2 होता है और 4P है, यहाँ पे भी 4 और 1 यहाँ पे भी बराबर है। तो इन दोनों के लिए N+L इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन पहले आपको उसमें फिल करना है जिसके लिए N की वैल्यू कम हो, यानी पहले किस में जाएगा? 3D में, फिर किस में जाएगा? 4P। ये एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका N 3 और F के लिए L कितना होता है? 3। तो N की वैल्यू तो इसके लिए 4 हो गई, सॉरी N की वैल्यू 4 होगी और L की वैल्यू कितनी होगी? 3। 7 और 0, 5 और 1, 6 और 2, 6 और 0। N+L की वैल्यूज निकाल करके आप इसमें फाइंड करके देखेंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, किसमें बाद में आएगा। दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, इसमें मैंने आपको जो बेसिक चीजें हैं, फंडामेंटल नॉलेज जो चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लगभग सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। जिसमें सबसे पहले हमने जो एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मूलभूत कण, उनके बारे में बात की। किसकी डिस्कवरी किसने की, किसका द्रव्यमान कितना है, किसका चार्ज कितना है, और जो उनके बारे में क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो सभी हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने एटम की स्ट्रक्चर के जो मॉडल्स थे, वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से स्टार्ट करके और लास्ट के आपके क्या कहते हैं श्रोडिंगर तक आकर के सारी चीज़ें हमने पढ़ ली डिटेल में। उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, कोई भी जो आपकी थ्योरी दी गई है या आपका प्रिंसिपल दिया गया है उसकी कमियां क्या थी, उन सब के बारे में हमने बात की। हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, N, L, M, S, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की।
और लास्ट में आपका है इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए अफबाउ प्रिंसिपल। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको सीखना है तो इसी पर मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक एफ ब्लॉक का फिर दूसरा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीडियो डाला हुआ है मैंने, उसमें आप आराम से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का पैटर्न और इजीली उसको लर्न करना कि कैसे याद करना है, वो सब इसमें अवेलेबल है। तो ये बात हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। आपके कोई भी डाउट्स क्वेरीज हों इसमें तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।